नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये डेली आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है और कल आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, जिसकी वजह से आज की क्लास में ही हम लोग कल के करंट अफेयर को और आज के करंट अफेयर को, दोनों दिन के करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये डेली आप लोगों के करंट अफेयर की क्लास हम लोग करते हैं बिल्कुल अच्छे से विधिवत तरीके से। क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि और भी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। विद्यार्थी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों तक आपका विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल पहुंच सके। विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल ऐसे सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें भी हमारे जैसे क्लास की आवश्यकता है। ठीक साथियों, हमारी क्लास में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को दी जा रही है और साथ ही साथ टेट, सी टेट एंड यूपी टेट के लिए यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट की भी क्लास आपके चैनल यूट्यूब पे विद्यार्थी तक पे कराई जा रही है। ठीक साथियों, तो आप लोग उसे भी देखा करिए और आपके जो भी भाई बंधु हैं, जो भी आपके परिचित के लोग हैं, उन्हें भी बताइए कि यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए क्लास दी जा रही है। एक क्लास सुबह दी जाती है जो कि बाल विकास की होती है, लगभग 10 बजे के आसपास। एक क्लास दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास हिंदी की दी जाती है और तीसरी क्लास सामाजिक विज्ञान से संबंधित आप लोगों को हिस्ट्री की 4-5 क्लास दी जा चुकी है, ज्योग्राफी की भी 2-3 क्लासें दी जा चुकी हैं। ठीक साथियों, क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। करंट अफेयर की जो भी क्लास अभी हम लोग कर रहे हैं, इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, जिससे कि सारे करंट अफेयर्स आपके दिमाग में सेट हो जाए और किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों का क्वेश्चन करंट अफेयर का जो भी रहे वो गलत ना हो। क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो साथियों, आइए उसी क्रम में हम लोग करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट के दौरान भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट के दौरान कुछ समझौता हुआ है, कुछ MOU के दौरान स्वीकार किए गए समझौते। साथियों, भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट हुआ था। भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट हुआ, जिसके दौरान कुछ MOU साइन किए गए, अर्थात कुछ समझौता किया गया। समझौते में क्या हुआ? पहला हुआ इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच साइन हुआ। पहला हुआ इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज
लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच MOU साइन हुआ, के बीच MOU साइन, के बीच MOU समझौता हुआ। ठीक। दूसरे की अगर बात करें, भारतीय स्टेट बैंक और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय स्टेट बैंक और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच MOU समझौता। तीसरा हुआ साथियों, इन्वेस्ट इंडिया और लक्सिनोवेशन के बीच MOU। इन्वेस्ट इंडिया और लक्सिनोवेशन के बीच MOU साइन। साथियों, भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट के दौरान 3 MOU समझौते हुए पहला समझौता हुआ इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता। इसके अंतर्गत क्या समझौता हुआ साथियों? इसके अंतर्गत समझौता यह हुआ कि वित्तीय सेवा उद्योग में सहयोग किया जाएगा, साथ ही साथ संबंधित देश के प्रतिभूतियों के बाजार का रखरखाव और उसके बाद स्थानीय बाजार में ECG अर्थात पर्यावरणीय सामाजिक शासन और ग्रीन फाइनेंस में सहयोग की बात की गई है। जो पहला इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता हुआ, इसमें कहा गया कि वित्तीय सेवा उद्योग में सहयोग किया जाएगा, साथ ही साथ संबंधित देश में प्रतिभूतियों के बाजार में रखरखाव किया जाएगा और स्थानीय बाजार में ECG अर्थात पर्यावरणीय सामाजिक शासन किया जाएगा और साथ ही साथ ग्रीन फाइनेंस में भी सहयोग किया जाएगा। दूसरा जो समझौता हुआ भारतीय स्टेट बैंक और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच जो समझौता हुआ, इसके अंतर्गत बताया गया कि वित्तीय सेवा उद्योग में इसके साथ साथ भी सहयोग किया जाएगा और उसी के साथ संबंधित देश में प्रतिभूतियों के बाजार का रखरखाव, स्थानीय बाजार में ECG, वही जो पर्यावरणीय सामाजिक शासन और ग्रीन फाइनेंस में सहयोग, इसके अंतर्गत भी यही दोनों MOU साइन हुए हैं। किसके बीच? भारतीय स्टेट बैंक और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच। तीसरा जो समझौता हुआ वो इन्वेस्ट इंडिया और लक्सिनोवेशन के बीच समझौता। इन्वेस्ट इंडिया और लक्सिनोवेशन के बीच समझौता। इसके अंतर्गत बताया गया कि भारत और लग्जमबर्ग की कंपनियों के बीच आपसी व्यापार सहयोग का समर्थन और विकास किया जाएगा। हमारा जो तीसरा समझौता MOU साइन हुआ, इन्वेस्ट इंडिया और लक्सिनोवेशन के बीच जो समझौता हुआ, इसके अंतर्गत बताया गया कि भारत और लग्जमबर्ग के भी कंपनियों के बीच आपसी व्यापार सहयोग का समर्थन किया जाएगा और विकास किया जाएगा, साथ ही साथ जिसमें इनबाउंड FDI और का प्रमोशन और सहूलियत देना भी शामिल होगा। क्या क्या होगा? इसी के अंतर्गत इनवाइंड FDI, जिसमें कहा जाता है कि से आ रही या भारतीय और लग्जमबर्ग के निवेशकों द्वारा प्रस्तावित जो होगा, यह
इनवाइंड FDI का प्रमोशन और सहूलियत भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ये 3 समझौते हुए भारत और लग्जमबर्ग के बीच, किसके बीच? भारत और लग्जमबर्ग के बीच ये 3 समझौते हुए। अगली जानकारी साथियों कि 15वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 21-22 नवंबर को आयोजित होना है। 15वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 21-22 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, अर्थात आज और कल 2 दिन। पंद्रहवां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 15वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 21-22 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। साथियों, जो 15वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन है वह 21 से 22 नवंबर के बीच आयोजित किया जाना है, मतलब आज और कल। साथ ही साथ साथियों इसके अंतर्गत 2 पवित्र मस्जिदों के कस्टोडियन और सऊदी अरब के किंग महामहिम सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। किसके निमंत्रण पर? सऊदी अरब के किंग महामहिम सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सऊदी अरब की अध्यक्षता में 21-22 नवंबर 2020 को होने वाले सम्मेलन की थीम की अगर बात करें तो इसकी थीम है सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का हासिल करना। सभी के लिए जो 15वां G20 शिखर सम्मेलन है इसकी थीम की अगर बात करें तो इसकी थीम दिया गया है सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को हासिल करना। सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को 21वीं सदी के अवसरों को हासिल करना। ये जो साथियों हमारा 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है 21 से 22 नवंबर के बीच, इसकी अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम है कि सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को हासिल करना। सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को हासिल करना। ठीक है। साथ ही साथ साथियों यह बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। कैसी? यह बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। साथियों आगामी शिखर सम्मेलन इस साल G20 नेताओं की दूसरी बैठक है। ये जो बैठक है यह इस साल की दूसरी बैठक है। PM और सऊदी के क्राउन प्रिंस के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद मार्च 2020 में आखिरी G20 असाधारण नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? मार्च 2020 में असाधारण नेताओं के बीच आयोजित किया गया था, जहां नेताओं ने G20 देशों के बीच कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने में मदद और एक वैश्विक समन्वित प्रतिक्रिया के लिए समय पर समझ विकसित की थी। ठीक साथियों, आगामी G20 शिखर सम्मेलन के केंद्र में कोविड-19 से समावेशी, लचीला और अस्थायी रिकवरी होगी। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नेता महामारी को लेकर तैयारियों और नौकरियों को बहाल करने के तरीके और साधनों पर चर्चा
करेंगे। नौकरियों को किस प्रकार से बहाल किया जाए, साथ ही साथ महामारी को लेकर किस प्रकार से तैयारी किया जाए, कोविड-19 को लेकर इस पे चर्चा इस दौरान किया जाएगा। साथ ही साथ एक समावेशी टिकाऊ और बेहतर भविष्य बनाने के लिए नेता अपना दृष्टिकोण भी साझा इस दौरान करेंगे। जो ये शिखर सम्मेलन 15वां G20 शिखर सम्मेलन होगा, इस दौरान नेता एक समावेशी टिकाऊ और बेहतर भविष्य बनाने के लिए सभी लोग अपना अपना मत देंगे। साथियों, सऊदी अरब के साथ भारत G20 ट्रोइका में शामिल होगा जब 1 दिसंबर 2020 को G20 की प्रेसिडेंसी इटली के पास आ जाएगी। जब 1 दिसंबर 2020 को G20 की प्रेसिडेंसी इटली के पास आ जाएगी, उस दौरान सऊदी अरब के साथ भारत G20 ट्रोइका में भी शामिल होगा। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों, अगर अगली जानकारी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग द्वारा संयुक्त रूप से भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया जाएगा। कब किया गया? 20 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल समारोह के आयोजन के द्वारा किया गया। अगली जानकारी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग द्वारा संयुक्त रूप से भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण का भूटान में रुपे कार्ड, जो बैंकों का कार्ड आता है, रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ 20 नवंबर 2020 20 नवंबर 2020 को किया गया। कब किया गया? 20 नवंबर 2020 को किया गया। साथियों, अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री की राजकीय भूटान यात्रा के दौरान भारत और भूटान के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ किया था। कब? 2019 में जब भारत के प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पे गए थे, उस दौरान संयुक्त रूप से रुपे कार्ड परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ किया गया था। साथ ही साथ साथियों, भूटान के रुपे कार्ड के पहले चरण के कार्यान्वयन पर ने पूरे भूटान में एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल अर्थात POS तक भारतीय आगंतुकों की पहुंच को सुगम बनाया है। अब इसका दूसरा चरण भूटानी कार्ड धारकों को भारत के रुपे नेटवर्क का उपयोग करने में समर्थ बनाएगा। साथ ही साथ साथियों, भारत और भूटान के बीच एक विशेष साझेदारी होगी जो आपसी समझ और सम्मान से प्रेरित किया जाएगा। साथ ही साथ साझा सांस्कृतिक विरासत और लोगों के बीच मजबूत संबंध भी इससे स्थापित होंगे। एक दूसरे के लोगों के बीच मधुर संबंध भी इस दौरान स्थापित होंगे। साथियों, अगली बात करें अगर तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड डची ऑफ लक्जमबर्ग में प्रधानमंत्री जेवियन बेट्रेस के साथ भारत लक्जमबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। अभी जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया उसी की बात किया जाए कि प्रधानमंत्री ने ग्रैंड डची ऑफ लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियन बेट्रेस के साथ भारत लक्जमबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन
किया गया था, जिसके दौरान मैंने आपको बताया कि 3 MOU साइन किए गए। अगली जानकारी की अगर बात करें तो भारत लग्जमबर्ग आभासी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपनी कुछ टिप्पणी दी। ठीक साथियों, अगली जानकारी साथियों कि प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु टेक सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु टेक समिट बेंगलुरु टेक सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु टेक सम्मेलन का उद्घाटन किया। सूचना के इस युग में पहला कदम मायने रखता है सबसे अच्छा कदम, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। और यह जो उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसे वर्चुअल माध्यम से ही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक नवाचार और प्रौद्योगिकी सोसाइटी, कर्नाटक सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी विजन ग्रुप, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एंड एक्टिव साइंस टेक कम्युनिकेशन के सहयोग से किया। इस साल के सम्मेलन की अगर थीम की बात किया जाए तो इस साल की जो थीम थी नेक्स्ट इज नाउ। ये जो बेंगलुरु टेक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, इस दौरान इसकी अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम थी नेक्स्ट इज नाउ। इसकी मुख्य थीम थी। क्या थीम थी? नेक्स्ट इज नाउ, इसकी थीम थी। साथ ही साथ साथियों, अवसर पर संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री VS येदियुरप्पा इस दौरान उपस्थित रहे। कौन उपस्थित रहे? श्री रविशंकर प्रसाद और कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा जी इस दौरान उपस्थित रहे। अगली जानकारी की बात करें साथियों, कुछ अन्य जानकारियों की बात हम लोग अभी करते हैं। प्रधानमंत्री 26 नवंबर 2020 को री-इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर 2020 को री-इन्वेस्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, इसे हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर 2020 को री-इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
26 नवंबर 2020 को री इन्वेस्ट का उद्घाटन करेंगे। पिछले 6 वर्षों में भारत में 4.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया। भारत नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए पसंदीदा स्थान भी है। ऐसा कौन कहा? श्री आर.के. सिंह ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर 2020 को वर्चुअल तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो अर्थात री इन्वेस्टमेंट का उद्घाटन करेंगे। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो यह वर्चुअल तीसरा ग्लोबल रिन्यूएबल री इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर, तो इसे हम लोग कहेंगे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो। ठीक साथियों, री इन्वेस्टमेंट जो है अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसे कहेंगे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो। ठीक साथियों, तो इसका उद्घाटन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कब? 26 नवंबर 2020 को। यूनाइटेड किंगडम के व्यवसाय, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति मंत्री और COP26 के प्रेसिडेंट तथा डेनमार्क के ऊर्जा, जलवायु और उद्योगिता मंत्री उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहेंगे और अपने संबोधन देंगे। कौन कौन? यूनाइटेड किंगडम के व्यवसाय, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति मंत्री और COP26 के प्रेसिडेंट तथा डेनमार्क के ऊर्जा, जलवायु और उद्योगिता मंत्री उद्घाटन सत्र के दौरान इसमें उपस्थित रहेंगे। साथियों, अगर बात किया जाए तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि तीसरा री इन्वेस्टमेंट सम्मेलन 2015 और 2018 में हुए पहले 2 संस्करणों की सफलता को आगे बढ़ाएगा। इसका अगर पहला जो सम्मेलन हुआ था अगर बात किया जाए, पहला री इन्वेस्टमेंट सम्मेलन की अगर बात किया जाए तो वह 2015 को आयोजित किया गया था और दूसरे री इन्वेस्टमेंट सम्मेलन की अगर बात करें तो वह 2018 में आयोजित किया गया था। अब यह री इन्वेस्टमेंट सम्मेलन जो तीसरा इन्वेस्टमेंट सम्मेलन होगा यह 26 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है। 26 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया कि ये जो ऊर्जा से संबंधित चीज़ें हैं इसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। यह अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सतत ढंग से नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास तथा उसको बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता से भी अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा समुदाय को अवगत कराएगा। ठीक साथियों, जो यह री इन्वेस्टमेंट 2020 है इसमें नवीकरणीय और भविष्य के ऊर्जा विकल्पों पर 2 दिवसीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में संलग्न निर्माता, डेवलपर, निवेशक और इन्वेस्टर और की प्रदर्शनी भी आयोजित इसी के दौरान की जाएगी। ये आयोजन अगर बात किया जाए तो विभिन्न देशों, राज्यों, व्यावसायिक घरानों और संगठनों के लिए अपनी रणनीतिक उपलब्धियों और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने का एक बहुत अच्छा अवसर मुहैया कराया जाएगा। ठीक साथियों, ऐसा इस दौरान कहा गया। जो री इन्वेस्टमेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा इसके दौरान इसमें कहा गया। अगली जानकारी की अगर बात करें साथियों, अगली बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साथियों
कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक को, हमारे भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, कौन? केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक जी, रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। आज ही किया जाएगा इन्हें सम्मानित साथियों, 21 नवंबर को। हमारे भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा 21 नवंबर 2020 को। हमारे भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक को 21 नवंबर 2020 को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक साथियों, और यह एक वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसका एक कार्यक्रम में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अगर बात करें तो लेखन, काव्य और अन्य साहित्यिक कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्री को अब तक प्राप्त हुए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची में यह एक नया सम्मान भी जुड़ जाएगा। ये जो होता है साथियों, हम आपको बताएं कि जो ये वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, यह लेखन के लिए साथ ही साथ काव्य के लिए और अन्य जो साहित्यिक कार्य किए जाते हैं, लेखन के लिए, काव्य के लिए और जो साथ ही साथ अन्य साहित्यिक कार्य किए जाते हैं, उसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ साथियों बात किया जाए तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक को इससे पहले साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। साथियों अगर बात करें तो जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रदान किया गया साहित्य भारती पुरस्कार भी शामिल है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा दिए गए साहित्य गौरव सम्मान भी रमेश पोखरियाल निशंक जी को मिल चुका है। साथ ही साथ गुड गवर्नेंस के लिए दुबई सरकार द्वारा दिया गया सम्मान, मॉरिशस द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति को उत्कृष्ट उपलब्धि सम्मान और पर्यावरण के क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा दिए गए सम्मान अन्य पुरस्कारों तथा सम्मानों की सूची में है। श्री निशंक को नेपाल में हिमल गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। श्री निशंक की अगर बात किया जाए, रमेश पोखरियाल निशंक को, इन्हें नेपाल में हिमल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। किससे? नेपाल में हिमल गौरव सम्मान, हिमल गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। किसे? हिमल गौरव सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। साथियों अगर बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक की कहानी संग्रह जस्ट ए डिजायर का जर्मन भाषा में हैम्बर्ग स्थित अफ्रो एशियन संस्थान द्वारा अनुवाद और प्रकाशन किया गया। किसकी? रमेश पोखरियाल निशंक की कहानी की एक संग्रह है जस्ट ए डिजायर कहानी संग्रह। रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है जस्ट ए डिजायर। जस्ट ए डिजायर
इसके अगर अनुवाद की बात किया जाए तो इस कहानी का जर्मन भाषा में हैम्बर्ग स्थित अफ्रो एशियन संस्थान द्वारा अनुवाद और प्रकाशित किया गया। उनकी स्पर्श गंगा पहल को मॉरिशस के स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इनकी जो एक और कहानी का संग्रह है स्पर्श गंगा, क्या है स्पर्श गंगा, उन्हें मॉरिशस के एफ्रो एल्गे संस्थान मॉरिशस के स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ साथियों, यह जो स्पर्श गंगा है जैसे विशेष अभियानों और अन्य सामाजिक कार्यों में सक्रियता से भाग लेते रहे। रमेश पोखरियाल ने उत्तर प्रदेश सरकार में संस्कृति मंत्री रहते हुए विश्व में विभिन्न भागों में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया था। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन इनके द्वारा करवाया गया था। अगली बात हम लोग करेंगे हम लोगों को करना है केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ई बुक द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर का अनावरण किया है। अगली बात हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंट जानकारी साथियों। ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, अक्सर पूछ सकता है कि रमेश पोखरियाल निशंक जी को अभी हाल ही में कौन से अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तो आपको बताना पड़ेगा कि वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ई बुक जिसका नाम है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ई बुक द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर का अनावरण किया। साथियों, बात करें इस मौके पर बातचीत करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के विभिन्न अवसरों विभिन्न विषयों पर कई प्रेरणादायक भाषण दिए गए। इस किताब में भारत के आत्मविश्वास की झलक मिलती है। ये जो पुस्तक है इसमें भारत के आत्मविश्वास की झलक की बात कही गई है। साथ ही साथ इस पुस्तक में उन भाषणों को भी प्रकाशित किया गया है जो भारत की कोरोना के विरुद्ध लड़ाई के दौरान दिए गए थे। इस पुस्तक में उन भाषणों को भी समाहित किया गया है जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान कुछ भाषण दिए गए थे, उसे भी इसमें समाहित किया गया है। साथ ही साथ इस जानलेवा संक्रमण के विरुद्ध भारत ने अन्य राष्ट्रों की तुलना में अपनी सीमाओं को प्रभावी तरीके से सुरक्षित किया है। ये किताब उन तमाम प्रयासों को चिन्हित करती है। साथियों, अगर इस किताब के बारे में बात किया जाए तो द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के तीसरे वर्ष में विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों का इसके अंतर्गत संकलन किया गया है। 8 भागों में कुल 57 भाषा इसमें शामिल की गई है। यह पुस्तक जो है 8 भागों में है। यह पुस्तक 8 भागों में है जिसमें कुल 57 भाषा इसमें शामिल की गई है।
57 भागों में 8 भागों में 57 भाषा शामिल की गई है। इस पुस्तक के अंतर्गत 8 भाग हैं, कितने 8 भाग और 57 भाषा को शामिल किया गया है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो न्याय, समानता, बंधुता, अहिंसा, सार्वभौमिक भाईचारा, समावेशी विकास और समाज के कमजोर वर्ग के लिए विशेष चिंता के आदर्श उनके भाषणों की विषय वस्तु है। साथ ही साथ इस पुस्तक की 21वीं सदी के एक जीवंत भारत के बारे में उनकी दृष्टि है, जो भारत के हर एक नागरिक द्वारा संचालित है और जिससे हमारी दुनिया एक सुरक्षित, खुशहाल और हरे भरे भविष्य को अग्रसित हो सकती है। इस पुस्तक में ये सारी बातें की गई हैं। अगली बात साथियों हम लोग करेंगे अगली जानकारी की बात करें साथियों हम लोग, तो हम लोगों को अगली जानकारी की बात करना है साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक अगली जानकारी साथियों बात करेंगे हम लोग कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौरे पर जाने वाली है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल बाद 2021 में किस देश के दौरे पर जाने वाली है। तो साथियों हम लोग बात करेंगे कि 16 साल के बाद पहली बार 16 साल के बाद पहली बार इंग्लैंड की टीम पहली बार 2021 में इंग्लैंड की टीम में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान दौरे पर जाएगी। पाकिस्तान दौरे पर जाएगी। साथियों इसके बाद हम ये जानकारी है कि 16 साल के बाद पहली बार 2021 में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान दौरे पर जाएगी। साथियों साल 2021 अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी और 2 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इस दौरान यह दो T20 मैचों को खेलेगी। दो T20 मैच खेलेगी। 16 साल बाद पाकिस्तान दौरे पे इंग्लैंड की टीम 2021 में जाएगी और 2 T20 मैचों का आयोजन वहां किया जाएगा। साथियों अगर बात करें तो यह 2 मैच कराची में खेले जाएंगे। ये दोनों मैच जो खेले जाएंगे ये कराची में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच 14 अक्टूबर को और दूसरा T20 मैच 15 अक्टूबर को कराची में खेला जाएगा। पहला जो मैच खेला जाएगा कराची में वह 14 अक्टूबर को खेला जाएगा और दूसरा मैच जो खेला जाएगा यह 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। अगली जानकारी की साथियों बात करें तो एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल
संचालित, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा। साथियों, इसके बारे में हम बताएं कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? महाराष्ट्र के परभणी में। परभणी जिले में। कहाँ? परभणी जिले में स्थापित किया जाएगा। 30 एकड़ भूमि में फैली यह भवानी महिला की सरकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। यह भवानी महिला की सरकारी कपड़ा मिल है जो एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित की जाएगी। साथ ही साथ साथियों, इस परियोजना की स्थापना की कुल लागत की बात किया जाए तो 100 करोड़ रुपए है। परभणी महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला भी है। अगर परभणी की बात किया जाए तो यह महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला भी माना जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें साथियों, अगर बात करें तो यह फैसला फीफा परिषद के उन ब्यूरों द्वारा लिया गया और जो मिल के परिचालन के साथ साथ जिले में औद्योगिक क्षेत्र को गति प्रदान करेगा। साथियों, बात करें तो ये जो परियोजना लागू की जा रही है महाराष्ट्र के परभणी जिले में पहली कपास सौर ऊर्जा से संचालित कपास मिल का जो ये स्थापित किया जा रहा है, इसकी लागत 100 करोड़ रुपए है। 100 करोड़ रुपए है। साथ ही साथ ऐसा बताया गया कि महाराष्ट्र का जो परभणी जिला है जहां पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल स्थापित की जा रही है, यह परभणी जिला महाराष्ट्र के प्रमुख कपास उत्पादन में से एक है। महाराष्ट्र के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से परभणी जिला एक है। साथ ही साथ साथियों, कपास उत्पादक है और जो मिल के परिचालन के साथ साथ जिले में औद्योगिक क्षेत्र को गति भी प्रदान करेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के परभणी जिले में औद्योगिक क्रांति भी इससे आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक, अगली बात है साथियों, अगली जानकारी की अगर हम लोग बात करें तो ये कहा गया कि कौन से देश को फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया। तो साथियों, भारत देश को, किसे? भारत को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए, महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया है। मेजबानी का अधिकार दिया गया है। भारत को साथियों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ अर्थात फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया था। साथ ही साथ भारत को 2022 में इसकी मेजबानी का अधिकार भी सौंप दिया गया है। किसे? भारत को। साथियों, कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस खेल के आयोजन को स्थगित करना पड़ा। इस टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के कारण 2021 के लिए स्थापित किया गया। यह फैसला फीफा परिषद के उस ब्यूरो द्वारा लिया गया जिसने मौजूदा कोविड-19 महामारी के वैश्विक फुटबॉल पर पड़ रहे असर का आकलन किया है कि कोविड-19 महामारी का किस प्रकार से असर पड़ रहा है। जिसने यह आकलन किया उसी ने
इसका ब्यूरो द्वारा यह फैसला लिया गया। अगली जानकारी की बात करें साथियों कि दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया? दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन दो देशों ने 17 नवंबर को जापान ऑस्ट्रेलिया दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया। दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया। साथियों, दक्षिण चीन सागर में जो चीन का बढ़ता प्रभाव है उस पर अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को 17 नवंबर को जापान ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। साथियों, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन और इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर 2020 को एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड गठबंधन के विदेश मंत्रियों के टोक्यो में हाल में हुए सम्मेलन में कुछ ही सप्ताह बाद यह पारस्परिक समझौता हुआ है। टोक्यो में एक सम्मेलन हुआ था जिसके कुछ दिनों बाद ही यह समझौता किया गया। इसमें जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को एक दूसरे के यहाँ जाने और प्रशिक्षण पाने की सुगमता होगी। ये जो समझौता किया गया है इसमें जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक एक दूसरे के यहाँ जाएंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिसमें सुगमता प्राप्त होगी और वे संयुक्त अभियान आयोजित भी कर सकेंगे। एक संयुक्त अभियान भी ये दोनों देशों की सेनाएं मिलकर एक संयुक्त अभियान भी जारी कर सकती हैं। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर साथियों तो विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को भी जगह मिली है? विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले
36 वैश्विक शहरों की सूची में चार भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है। भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है। साथियों, विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से एक जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने के वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में भारत के भी 4 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है। इसमें बात किया जाए तो बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। चार शहरों की ये 4 शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है, वो ये शहर हैं। कौन से? बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। ये 4 शहर हैं जिसको इस बेहतरीन रोड मैप की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही साथ साथियों, अगर बात करें तो हैदराबाद को विश्व के उन 36 शहरों में शामिल किया गया है जिन्होंने नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया गया है। किसके लिए शामिल किया गया? कि नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया गया। साथियों, अगर बात करें तो यह सूची विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी की गई है और हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पैदा हुए हालात में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। WUF ने 22 देशों और 6 उपमहाद्वीपों के ऐसे 36 शहरों का चयन किया है जो G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस द्वारा विकसित स्मार्ट सिटी के लिए एक नई रोड मैप की अगुवाई कर रहा है। किसके द्वारा? G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस द्वारा विकसित स्मार्ट सिटी के लिए नई वैश्विक नीति रोड मैप की अगुवाई कर रहा है। अगली बात करें साथियों, तो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया? किस राज्य की हैं ये? तो साथियों, गोवा राज्य की राज्यपाल की पूर्व राज्यपाल साहित्यकार तथा बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया। गोवा के पूर्व राज्यपाल तथा साहित्यकार, साथ ही साथ बीजेपी नेता कौन सी? मृदुला सिन्हा। कौन? मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया। कब? 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया। साथियों, ये 77 साल की थी जब इनकी मृत्यु हुई और ये एक कुशल लेखिका भी थी। कौन? मृदुला सिन्हा जी एक कुशल लेखिका भी थी। साथ ही साथ बात करें साथियों, तो जिन्होंने साहित्य और संस्कृति की दुनिया में व्यापक योगदान दिया, मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। कब हुआ था? 27 नवंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में
हुआ था। मृदुला सिन्हा जी का जन्म 27 नवंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली मृदुला सिन्हा 2014 से 2019 तक गोवा की राज्यपाल रही हैं। ये बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली मृदुला सिन्हा जी 2014 से 2019 तक गोवा की राज्यपाल रही हैं। ठीक साथियों, अगली बात अगर करें साथियों, तो संयुक्त अरब अमीरात ने कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है? संयुक्त अरब अमीरात ने अर्थात यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने कितने देशों पर, तो टोटल इसमें 12 देश हैं, 12 देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से जारी वीज़ा, अस्थायी रूप से जारी वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है। वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है। साथियों, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई ने टोटल 12 देशों पे, कितने 12 देशों के जो आगंतुक हैं उनके जो अस्थायी रूप से वीज़ा जारी किया जाता था उस पर रोक लगा दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने 12 देशों के आगंतुकों के लिए जो अस्थायी वीज़ा जारी किया जाता था उस पर रोक लगा दी है। अगर इसमें बात करें कि टोटल 12 देश कौन कौन से हैं, तो तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफ़गानिस्तान के अन्य लोगों के लिए यात्रा वीज़ा जारी करने को निलंबित कर दिया गया है। कौन कौन? पाकिस्तान भी है इसी में। यूएई सरकार ने, पाकिस्तान के अलावा यूएई सरकार ने तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या तथा अफ़गानिस्तान के अन्य लोगों के लिए यात्रा वीज़ा जारी करने को निलंबित कर दिया है। यूएई सरकार की तरफ से यह निर्णय पाकिस्तान में बढ़ते कोविड-19 मामले को लेकर हुआ है। किसके को? पाकिस्तान में जो कोविड-19 मामला बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, इसके बाद से यह संयुक्त अरब अमीरात ने यह फैसला लिया। अगली बात करें साथियों, तो किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? किस फिल्म अभिनेत्री को? तो यहाँ बात किया जाए तो ऋचा चड्ढा को। किसे? ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। जो एक अभिनेत्री हैं, जो एक अभिनेत्री हैं। साथियों, ऋचा चड्ढा को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020
ऋचा चड्ढा को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ऋचा चड्ढा जी एक अभिनेत्री हैं। साथियों, ऋचा चड्ढा को भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड 2020 से नवाजा गया। अभिनेत्री को अवार्ड भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। ऋचा चड्ढा जो कि एक अभिनेत्री हैं, इन्हें यह अवार्ड भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान देने के लिए दिया गया। उन्हें सम्मान राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से प्राप्त हुआ है। अगर बात किया जाए तो इनको सम्मान राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा प्राप्त हुआ है। ऋचा चड्ढा का जन्म 28 दिसंबर 1988 को पंजाब के अमृतसर में हुआ है। 28 दिसंबर 1988 को पंजाब के अमृतसर में ऋचा चड्ढा जी का जन्म हुआ। ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ओए लकी ओए से की थी। ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत की अगर बात किया जाए तो ये अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग के द्वारा की थी। ठीक साथियों, किसके द्वारा? मॉडलिंग के द्वारा इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। ठीक साथियों, क्लास लंबी हो रही है, अब यहीं से क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। आज आप लोगों की क्लास पूरी चलेगी, अर्थात जो आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए जो बैच लॉन्च किया गया है, सिलेक्शन बैच, उसकी भी सारी क्लासें आज आप लोगों की चलेंगी, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी एनर्जी के साथ जिस तरीके से क्लासें आप लोगों को दी जाती थी। ठीक साथियों, तो आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे और भी विद्यार्थियों तक, आपका विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल पहुँच सके, आपका विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल और भी विद्यार्थियों तक पहुँच सके। ठीक साथियों, तो आप लोग क्लास को शेयर किया करिए। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अगर आप नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक को भी ज्वाइन करिए और अपने डाउट को वहां से शेयर करिए। मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।